आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स को कौन कौन से आर्टिकल कवर करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, क्या क्या फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। वहीं अगर हम कल की वीडियो लेक्चर की बात करें जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या कहते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्टेट क्या है, ठीक है, डिफरेंट लॉज क्या कहते हैं, आर्टिकल 13 के तहत हमने ये देखा था। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे दोनों वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उन दोनों वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखें। उन दोनों ही वीडियो लेक्चर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर सीधा क्लिक कर हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं और आर्टिकल 12 और 13 में क्या कहा गया है। वहीं आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 14 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या है, डिफरेंट एक्सेप्शंस क्या हैं इक्वलिटी ऑफ लॉ के। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों, पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आ रहे हों तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर शेयर कीजिए, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक सिटीज़न को ज़रूरी है जानना कि उनके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। लास्ट के दोनों लेक्चर्स में हमने देखा कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हो रहा है या फिर हनन हो रहा है तो हम सीधा कोर्ट का जो दरवाज़ा है उसको खटखटा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला में। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप हमें प्लीज़ अपने सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ ही आप हमें अपने सजेशंस हमारे इंस्टा पेज पर दे सकते हैं जो कि है पढ़ाई_विद_गुरु_चेला। आपके जो भी ओपिनियंस हैं, आपके जो भी व्यूज़ हैं, आप उनको हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टा पेज पर भी और हमारे कमेंट सेक्शन में भी। सो आइए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, ये जो है ये आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी का सेक्शन का। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर आते हैं आर्टिकल्स 14 to 18, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, इवन आर्टिकल 18 क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अपनी आर्टिकल 14 पर, जो कि है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, वहीं आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 ये कहता है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 16 की बात करें तो ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 कहता है। वहीं अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें तो ये कहता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, ये आर्टिकल 17 कहता है। और लास्ट आर्टिकल 18 कहता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये कहता है आर्टिकल 18। ठीक है, इन सभी आर्टिकल्स को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 14 को। ठीक है, so let's begin. Article 14 says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. This provision confers rights on all persons, whether citizens or foreigners. Moreover, the word person include legal persons, that is statutory corporations, companies, registered societies or any other type of legal person. इसके अंदर कहा गया है कि स्टेट जो है किसी को भी डिनाई नहीं करेगा, किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से। ठीक है,
विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री के अंदर। टेरिटरी कहा है ना कि यूनियन कहा है। टेरिटरी का मतलब होता है इसके अंदर स्टेट बजाते हैं, यूनियन टेरिटरीज बजाती हैं, और जो भी हम अदर टेरिटरीज को एक्वायर करते हैं वो सब भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि अगर हमको गुस्सा आ गया तो हम चाइना को एक्वायर कर उसकी टेरिटरी को अपनी इंडिया की टेरिटरी में शामिल कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ अदर कंट्रीज़ को एक्वायर कर अपनी टेरिटरी में उसको मिला देना, उसको शामिल कर देना, ठीक है। ये जो राइट है ये दोनों के लिए है, चाहे कोई फॉरेन हो या फिर कोई इंडियन सिटीज़न हो, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये राइट। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि हमने स्टेट डिफ़ाइन किया था, लॉज को डिफ़ाइन किया था, वहीं इस वीडियो सेक्शन में हम डिफ़ाइन करने वाले हैं पर्सन को, ठीक है। तो पर्सन क्या होता है, पर्सन इंक्लूड होता है, पर्सन के अंदर इंक्लूड होते हैं लीगल पर्सन्स, दैट इज़ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज़, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन, ये सब पर्सन्स में इंक्लूड होकर टर्म पर्सन को डिफ़ाइन करते हैं। The concept of equality before law is of British origin, while the concept of equal protection of laws has been taken from the American Constitution. आपको बता दें कि जो equality before law जो है कंसेप्ट, ये इसका ओरिजिन जो हुआ है वो हुआ है ब्रिटेन से, ठीक है। और वहीं अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो इसका जो ओरिजिन हुआ है, जो लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन को मर्ज कर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एक साथ रखा गया है आर्टिकल 14 में। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसमें क्या क्या लिखा गया है इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस से कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं रखा गया है, ठीक है। चाहे कोई रिक्शा चालक हो या कोई टाटा हो या फिर कोई अंबानी हो, ठीक है, इवन कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, सभी को इक्वल माना गया है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। वहीं सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट कहता है द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। तो ये कहता है कि लॉ ऑफ लैंड जो है वो सबसे ऊपर रखा गया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी लॉ बना दिया गया है, जो भी लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, वो सबसे ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, जो कहता है नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो रिच है, चाहे पुअर है, चाहे हाई है, चाहे लो है, चाहे ऑफिशियल है, चाहे नॉन ऑफिशियल है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी हो वो लॉ से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर किसको रखा गया है? लॉ को रखा गया है। वहीं अगर हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसको लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, आइए उनको रीड करते हैं कि वो पॉइंट्स क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट है इसमें द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्म्ड एंड लाइबिलिटीज़ इम्पोज्ड बाय द लॉ। तो ये कहता है कि इसमें कहा गया है कि कोई भी लॉ जब इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब इक्वल सर्कमस्टांसेस हो जाएं, ठीक है। आपको बता दें कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसकी सबसे पहले बात की थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर हैं जिन्होंने कहा था कि सबको पहले इक्वल लेवल में लाओ, ठीक है। वहीं से निकल कर आया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आइए इसकी सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। इसका मतलब है कि सभी लोग जब सिमिलर पोजीशन में आ जाएं तभी आपको लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। वहीं अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट कहता है कि द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको एक जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। ये कहता है थर्ड पॉइंट। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये करना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का
भेदभाव ना हो। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है क्या। ठीक है, तो इसमें आता है दी लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आपको बता दें कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये है नेगेटिव कंसेप्ट, और वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये है पॉजिटिव कंसेप्ट। ठीक है, बट जो दोनों का एम है वो सेम है, वो है इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड एट लास्ट जस्टिस। ठीक है, The Supreme Court held that where equals and unequals are treated differently, Article 14 does not apply. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स को ट्रीट किया जाता है डिफरेंटली, अलग अलग प्रकार से ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पर जो आर्टिकल 14 है डज नॉट अप्लाई। आर्टिकल 14 वहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, while आर्टिकल 14 forbids class legislation, it permits reasonable classification of persons, objects and transactions by the law. But the classification should not be arbitrary, artificial or evasive. ठीक है, rather it should be based on differential and substantial distinctions. ठीक है, आइए अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ है क्या। The concept of equality before law is an element of the concept of rule of law propounded by A.V. Dicey, the British jurist। जैसे कि हमने देखा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ का ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ब्रिटेन से हुआ है। ठीक है, तो इसका ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ऑफ द कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, जो कि प्रोपाउंडेड किया गया था A.V. डाइसी के थ्रू। A.V. डाइसी एक फेमस जूरिस्ट हैं ब्रिटेन के। ठीक है, एक ब्रिटिश जूरिस्ट हैं। हिज कंसेप्ट हैज़ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स और एस्पेक्ट। इनके कुछ 3 पहलू या फिर 3 एलिमेंट्स हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो 3 एलिमेंट्स। सबसे पहले बात करें तो आता है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज़ नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये कहता है कि किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी मैन को खामोखा पनिश नहीं किया जाएगा। उसको पनिश किया जाएगा तो वो लॉ के अंडर ही उसको पनिश किया जाएगा। उसको जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो लॉ के अंडर ही पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल प्रिवेल कर सके। आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं या फिर सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। वो क्या कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दैट इज़ इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। तो इसका मतलब है, इसमें कहा गया है कि चाहे कोई रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे हाई हो, चाहे लो हो, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे नॉन ऑफिशियल, कोई भी लेवल का हो। ठीक है, उसको जो भी ट्रीट किया जाएगा वो ऑर्डिनरी लॉ के तहत ही किया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड एलिमेंट वो कहता है कि the primacy of the rights of the individual, that is the constitution is the result of the rights of the individual as defined and enforced by the courts of law rather than the constitution being the source of the individual right। ये जो थर्ड पॉइंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये यूके में इम्प्लीमेंट किया गया है, इसलिए जो फर्स्ट और जो सेकंड पॉइंट हैं वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम। जो फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट्स हैं या फिर जो एस्पेक्ट हैं उसको इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल किया जाता है। ठीक है, एंड नॉट द थर्ड वन, और थर्ड को एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। इन द इंडियन सिस्टम की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स है इंडिविजुअल राइट्स का। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ लॉ एज एम्बेडेड इन आर्टिकल 14 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कांट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट। आइए अब बात करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इक्वलिटी के, उन एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं।
तो द रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ नॉट एब्सोल्यूट and there are constitutional and other exceptions to it. These are mentioned below. आइए सबसे पहले बात करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स enjoy the following immunities. जो भी प्रेजेंटली टाइम में प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर की पोजीशन पर है तो वो कुछ इम्यूनिटीज़ को एंजॉय कर पाते हैं आर्टिकल 361 के तहत। आइए कौन कौन सी वो इम्यूनिटीज़ है जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज़ नॉट एंड स्वेरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। फर्स्ट पॉइंट का मतलब यह निकल कर आता है कि जो प्रेसिडेंट है या फिर जो गवर्नर है वो आंसरेबल नहीं होते हैं कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। इस पॉइंट के अनुसार कि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है उन पर किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती है। आइए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि नो पर्सन फॉर द अरेस्ट और imprisonment of the president or the governor shall be issued from any court during his term of office। तो इस पॉइंट के अनुसार जो प्रेसिडेंट हैं या फिर जो गवर्नर हैं उसको प्रिजन में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, एट दैट टाइम अगर वो अपने ऑफिस पर हैं या फिर अपनी पोस्ट पर हैं तो। ठीक है, और वहीं अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ किसी भी तरीके की सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती है। शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस के टर्म के थ्रू इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी वेदर बिफोर और आफ्टर he entered upon his office until the expiration of 2 months next after notice has been delivered to him। ठीक है, वहीं अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है कि नो पर्सन शैल बी liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of publication in newspaper or by radio or television of a true report of any proceedings of either house of parliament or either house of legislature of the state, आर्टिकल 361A के तहत। उससे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिट देयर ऑफ, आर्टिकल 105। उसके बाद आता है द UNO एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। उसके बाद आता है द फॉरेन सोवरन्स रूलर्स यानी कि ठीक है एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस इक्वालिटी के। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, आपसे मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली इन फंडामेंटल राइट्स के वीडियो लेक्चर्स को तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक सिटीज़न को बहुत ज़रूरी है अपने फंडामेंटल राइट्स को जानना। So thank you for watching this video lecture. Please like, share, comment and subscribe my YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला। जय हिंद, जय भारत।